भागलपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रोहित पांडे ने शुक्रवार को शहर में भव्य आभार यात्रा निकालकर जनता के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया। आदमपुर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के कई प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई उत्साह और जयघोष के बीच संपन्न हुई। यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थक झूमते नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल बरसाकर और आतिशबाजी करते हुए विधायक का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और आम नागरिक शामिल हुए। पूरे रास्ते में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने अपने नवनिर्वाचित विधायक का अभिनंदन करते हुए उन पर विश्वास जताया। इस दौरान विधायक रोहित पांडे ने कहा कि भागलपुर की जनता ने जिस प्रेम और आशीर्वाद से मुझे जीत दिलाई है, वह मेरे लिए सम्मान भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाजपा की नीतियों और संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर के संपूर्ण विकास के लिए दिन रात कार्य करूंगा। जनता का विश्वास बनाए रखना मेरा प्रथम कर्तव्य है। वहीं उत्साह भरे माहौल में समाप्त हुई इस आभार यात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि शहर में नए जनप्रतिनिधि के प्रति उम्मीदों और भरोसे का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तो भागलपुर के अपने मतदाता परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपार बहुमत के साथ हमको यहाँ से अपना आशीर्वाद देने का काम किया है और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद की ताकत पर अब हमारा जो भागलपुर के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्य की शुरुआत होगी और भागलपुर के विकास की जो कल्पना हमारे सभी मतदाता परिवार के मन में है, उस विकास को धरातल पर उतारने का काम उनके आशीर्वाद से करेंगे। निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र का विशेष हमको ध्यान है, क्योंकि विकास में दक्षिणी क्षेत्र अछूता रह गया है अभी तक। तो वो जो अछूता विकास रहा है, तो वहाँ तक भी पर्याप्त विकास कैसे पहुँचे, तो हमारी पहली प्राथमिकता में जो है दक्षिणी क्षेत्र और जो चंपानगर का जो एरिया है, इस दो क्षेत्र का समग्र विधानसभा के विकास के साथ साथ इस दो क्षेत्र पर विशेष चिंता रहेगी कि ये दोनों क्षेत्र जो है, जो अभी मुख्य धारा में विकास के मुख्य धारा में कैसे आगे आए, उस पर हम काम करेंगे। भागलपुर के सिविल सर्जन कोठी परिसर में स्थित हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार के मुख्य द्वार पर लगे ताले को लेकर उठी चर्चाओं पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने बड़ा खुलासा किया है। सीएस ने आज न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में कहा कि सिर्फ आपातकालीन छोटे गेट को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है, लेकिन इबादत, जियारत और दुआ करने वालों को कभी नहीं रोका गया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मजार सरकारी जमीन पर स्थित है। डॉक्टर प्रसाद ने आरोप लगाया कि मजार के नाम पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार असामाजिक तत्वों की उपस्थिति भी देखी गई, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर छोटा गेट बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में डीएम कार्यालय के कर्मी की भूमिका भी संदिग्ध है। मजार के गेट में ताला लगाने के सवाल पर सिविल सर्जन ने कहा कि मजार मेरे आवासीय परिसर में है, इसलिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, आपके आवासीय परिसर में एक मजार है, जिसको लेकर के काफी दिनों से जो मजार कमेटी के सदस्य हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सीएस साहब ने ताला लगा दिया है जबरदस्ती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग ताला ज़बरदस्ती नहीं लगाए हैं, हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से ताला लगाए हैं। और जहाँ तक बात रही पूजा पाठ करने के लिए, तो उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उसको ताला लगाए हुए हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए किसी को रोक नहीं है। लगातार खबर आ रही थी सर, मीडिया में भी खबर आई कि एक जो व्यक्ति है, एक कर्मचारी जो है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। तो संदिग्ध भूमिका इसलिए है कि वो लोग आते हैं और वहाँ जमावड़ा लगाते हैं। चूँकि परिसर रेसिडेंशियल परिसर में वो मजार है, तो वहाँ जमावड़ा लगाने का तो अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, हम लोग किसी को रोकते नहीं हैं। आखिर ताला सर कब खुलेगा? ताला खुलने से देखिए दिक्कत हो जाती है कि लोग जमावड़ा मतलब लगाने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत है। इसलिए हम लोग उसका अल्टरनेटिव है, मेरा मेन गेट खुला हुआ है, उससे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं। मैंने लोगों का अड्डा नहीं बने, ताला नहीं खुलेगा। जी, ताला नहीं खुल पाएगा। कोई चिट्ठी वगैरह है सर इसको लेकर के, ताला लगाने को लेकर के?
ताला लगाने के लिए चिट्ठी मतलब कोई आदेश या कोई निर्देश ऐसा? अब मेरा रेसिडेंस के अंदर है तो हम क्या आदेश लेंगे दूसरे से। हाँ, जहाँ तक है कि विशेष परिस्थिति में जब पूजा वगैरह होती है उस समय हम खोल देते हैं, ताला खोल देते हैं। जी हाँ, उस समय हम कोई किसी को कठिनाई नहीं होने देते। यानी कि श्रद्धालु अपना जी जी जी। भागलपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भीकनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित अपने मित्र राजीव कांत मिश्र के आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय संध्या मिश्रा के सर्वधर्म समागम में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को समीक्षा भवन में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया। समीक्षा बैठक में एसएसपी हृदयकांत, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल, मार्ग और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क मोड में है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार की 10 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया, जिसमें भागलपुर जिले की 10,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। भागलपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत अब तक कुल 4,28,086 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जीविका दीदी शामिल हुई। मौके पर फूलन कुमारी ने बताया कि योजना से मिली राशि से उन्होंने अपने गाँव में कपड़े की दुकान खोली है, जिससे उन्हें प्रतिदिन 200 से 300 रुपए की आय हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सहायता न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आज भागलपुर जिला के 10,000 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 प्रति दीदी की राशि अंतरित की गई है, जो एक बहुत खुशी की बात है। एक बड़ी उपलब्धि भागलपुर जिला के तमाम दीदियों के लिए मैं बता देना चाह रहा हूं कि 29 अगस्त 2025 तक इस ज़िला में कुल जीविका दीदियों की संख्या 3,28,000 थी। महज 3 महीने में जीविका दीदियों की संख्या 1 लाख बढ़ी है, 1 लाख से अधिक बढ़ी है। अभी वर्तमान में जीविका दीदियों की संख्या भागलपुर ज़िले में कुल 4,30,000 से अधिक हो गया है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। और जीविका दीदियों ने जो उनको राशि मिला, उस राशि से उन्होंने कैसे रोजगार शुरू किया, आज हमारे फूलन देवी के जो दीदी हैं, इनकी बातों को आप लोगों ने सुना है। ये काफ़ी खुशी का विषय है कि दीदियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनकी आकांक्षा है कि वो 2 लाख रुपये तक का जो सरकार से राशि मिलेगी, उसको ले करके, ऋण ले करके और जो लाभ है लाभ ले करके और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग की जर्जर हालत अब किसी खुले खतरे से कम नहीं है। विभाग की दीवारों से झड़ता प्लास्टर, छत से गिरता मलबा और दरारों से भरी दीवारें इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा हादसे का डर हावी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि छात्र छात्राओं ने क्लास में आना तक कम कर दिया है। उनका कहना है कि भवन किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक छात्र ने बताया कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और प्लास्टर गिरता रहता है। कई बार मामूली चोटें भी लग चुकी है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
क्या कहेंगे, हम माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करेंगे कि सर जितना जल्दी हो वह विलंब इस भवन को जो है ना आप बनाएं, और जिससे कि हम लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो है बच्चे को पढ़ा सकें, हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। देखिए, ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का अंबेडकर विचार विभाग कई वर्षों से यह दयनीय स्थिति पड़ा हुआ है और पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में यह अंबेडकर विचार विभाग नहीं है। यह पहला ही अंबेडकर विचार विभाग है, और जो कि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, उसके भी विभाग की यह दयनीय स्थिति, यह बहुत ही सोचने वाली बात है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नगर परिषद सुल्तानगंज में सफाई कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर तीसरे दिन हड़ताल जारी रखते हुए जुलूस निकाला। साथ ही स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक ने सफाई कर्मचारियों को समझा बुझाकर हड़ताल तोड़ने की बात कही। सफाई कर्मी हड़ताल पर है और आज दूसरा दिन है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे जिस कारण हो हड़ताल, सफाई कर्मियों का हड़ताल नहीं होना चाहिए। सफाई कर्मी हमारे पास आए थे, आज अपनी बात को रखें और यही आवेदन हमको दिए हैं। हमने एग्जीक्यूटिव से भी बात किया है। एग्जीक्यूटिव को भी हमने कहा कि आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी लोगों की समस्या का हल कीजिए। नवगछिया तेतरी 0 माइल में रोड एक्सीडेंट हुए शिक्षक सुशील कुमार और राजेश के परिजनों को ससमय मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। किस तरह कितना परिश्रम करके डॉक्टर संजीव पोदार जी कैंडल मार्च निकाल के और शिक्षक जो शहीद हुए उनके परिवार के लिए और सरकार से मांग किए अनुकंपा पे नौकरी दिया जाए, और यही कामना करते हैं कि आगे बढ़ें और हर युवा के लिए आगे बढ़ें।